हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमी की हमारी जो क्लास है उसके अंदर। अभी तक हमने देखिए टोटल 17 चैप्टर्स हम ऑलरेडी इकोनॉमी के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 18 आज हम बिगिन करेंगे, जो है क्या, दैट इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि जितने भी आपने अभी तक लेक्चर्स पढ़े हैं ना, प्लीज उनको साथ साथ में आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ में रिवीजन करते रहते हो ना कहीं चीजें रिटेन करना लंबे टाइम के लिए काफी आसान हो जाता है। राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि सर इसके और कितने लेक्चर्स आएंगे। देखिए, हम 18th लेक्चर पे आज पहुंच गए हैं। लगभग इसके टोटल 27 लेक्चर्स होंगे, तो आप मान के चल सकते हो कि लगभग 10 लेक्चर्स इसके और हमें देखने को मिलेंगे। फिर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव आपका जितना था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। यहां तक आज तक जो भी चीजें हुई हैं वो करंट अफेयर्स मैंने इनके अंदर इंक्लूड करे हैं। बट आने वाले दिनों के अंदर जब भी कोई नया हैपनिंग होती है, जैसे सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ नई करंट इवेंट होता है, तो आपको वो करंट अफेयर्स अपने अपडेट करते जाने हैं। इकोनॉमी के अंदर ना स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको जो करंट एस्पेक्ट्स है ना, उनको भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उनको भी साथ में लिंक करके लेके चलना है। जब आप दोनों चीज़ों का साथ में लेके चलते हो तो डेफिनेटली चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके अंदर आपका अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? हमारा सर्विस सेक्टर का। जरा समझते हैं। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर्स में समझा भी है, बट एक चीज आप नोटिस करो, हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल डिस्कशन हमने करी किस चीज के ऊपर? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। राइट। जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है जो हमारे अलग अलग तरह के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यहां से हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने, आप पिक्चर्स की मदद से बड़े आराम से इस चीज को समझ भी पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट है, तो कई बार इसको प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं। उसके बाद एक बार हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल आ गया, फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ तरह की वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको आप इंडस्ट्रीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी बातें हो गया। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो ये बिस्किट है ना, ये बिस्किट बनाने के लिए आपको वीट हो गया और बहुत सारी चीजें लगी होंगी, पर आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिस्किट बन गया, तो क्या बात खत्म होगी? नहीं, अभी बात बची हुई है। आप खुद सोचो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वीट उगाने से। फिर उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुई, कहीं ना कहीं बाद में उसका बिस्किट बनता है। पर बिस्किट भैया आखिरी कस्टमर तक भी तो पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचेगा? आप बोलोगे सर हमें ट्रेड के माध्यम से अपने एंड कस्टमर तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिंग का काम, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्टेशन का काम और अलग अलग तरह की सर्विसेज जो दी जा रही हैं, ये कौन से सेक्टर के अंदर आएगा? उसी लिए हमारे पास तीसरा सेक्टर है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। इस चीज को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और कोई एग्जांपल सर? बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूं अभी आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या मैं प्राइमरी हुआ? नहीं। क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग हुआ? नहीं। आई एम अ सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो बेसिकली जो टीचिंग जॉब्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। आप बैंक में जाते हो, तो बैंक वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं? आपको सर्विस देते हैं एक तरह की। तो वो भी क्या हुए? वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट हुए। इसी तरह से आप में से कुछ लोग हो सकता है आईटी कंपनीज में काम करते हो, आपके जो कुछ फ्रेंड हो सकता है आईटी कंपनीज में काम करते हो। जो आईटी कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग मैनेजरियल पोजीशंस के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी कहाँ आएंगे? वो आएंगे सारे सर्विस सेक्टर के अंदर। बाकी दोनों के एग्जांपल्स तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करें ही हैं, बट आई होप आपको जो टर्शरी सेक्टर था ना, ये भी समझ आ गया होगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो यही चीज को हम आज समझेंगे कि सर्विस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म की बात कर लो। अब चाहे इंडिया की बात कर लो या दुनिया भर की बात करो, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर हमें देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ में ही इंश्योरेंस की बात कर लो। इंश्योरेंस क्या है? ये भी तो एक तरह सर्विस हुई, तो ये भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। इसको भी डिटेल में समझेंगे कि आखिर इंश्योरेंस और बाकी चीजें क्या होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट हम जो होते हैं ना, टेली कम्युनिकेशन, इन सब सेक्टर्स को देखेंगे। आपकी बुक में कुछ और एक दो चीजें भी दे रखी हैं, बट एक्चुअली में ना वो प्योरली करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से हैं कि मान लो स्पेस सेक्टर में कुछ आ जाता है, तो हमें स्पेस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कल को किसी और सेक्टर में कुछ हो जाता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का एंगल इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो आपको ना जैसे जैसे चीजें होती रहती हैं उनको भी कवर अप करते चलना है साथ में। गेटिंग इट? बट बिफोर दैट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भैया आखिर जो सर्विस सेक्टर होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। याद करो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर मैंने जीडीपी के बारे में समझाया था आप सभी को, ठीक है ना,
वहां पर मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि इंडिया के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच हमें देखने को मिल रही है, या ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे सर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? समझना इस चीज को। एक है आपका यहाँ पे प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी, एंड लास्टली आपका एक आ जाता है सेक्टर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कह लो। ठीक है, आज से काफी टाइम पहले चलो, लेट से आप 100 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले चले जाओ, एक रफ आइडिया इंडिपेंडेंस के आसपास चले जाओ। मुझे बताओ इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे थे? सोचो। आप बोलोगे सर ज्यादातर लोग उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी थे बट कम थे, टर्शरी के अंदर भी थे बट कम थे, है कि नहीं? तो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयमेंट थी कि लोग ज़्यादा कहाँ काम कर रहे हैं या फिर कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस टाइम के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंस वगैरह के टाइम के ऊपर कौन था? आपका प्राइमरी सेक्टर। बाकी जगह से उतनी एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज़ आप सोचो कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन किसका था? ठीक है, जब नेशनल इनकम होती है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? आप सोचोगे सर उस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खास है ही नहीं, अभी भी नहीं है वैसे तो, पर उस टाइम पे तो बिल्कुल ही खास नहीं थी, टर्शरी भी कुछ खास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जीडीपी के अंदर भी उस टाइम के ऊपर, इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका था? आपका एग्रीकल्चर का ही था, आपके प्राइमरी सेक्टर का ही था। ठीक है, पर सर ये तो बात होगी पुरानी इंडिपेंडेंस के आसपास की। अगर हम आज की बात करें, अगर हम 2023 की बात करें, तो 2023 में सिचुएशन बताओ, पहले बताओ मुझे 2023 की सिचुएशन आप एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से। आजकल ज्यादातर रोजगार कहां से आ रहे हैं? आप जान के हैरान होंगे कि अभी भी 45% से भी ज्यादा जो हमारे लोग हैं ना, वो आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व हैं। तो कोई आपसे पूछे ना कि अभी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर वाला सेक्टर कौन सा है, तो एग्रीकल्चर है। हमने जब एग्रीकल्चर पढ़ा भी था तो हमने बताया था कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कौन है आज के टाइम के ऊपर भी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। पर दूसरा वाला बताओ, जीडीपी। जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज के टाइम के ऊपर किसका है? ग्लॉस वैल्यूएशन जिसको जीवीए बोलते हैं, किसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होता है? जीवीए किसका ज्यादा है? बताओ। क्या एग्रीकल्चर का है? नहीं। क्या सेकेंडरी का है? नहीं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका टर्शरी सेक्टर। गेटिंग इट? आईटी सेक्टर को कितना अच्छा काम कर रहा है, कम्युनिकेशन वाला सेक्टर को कितना अच्छा काम कर रहा है, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सेक्टर्स बहुत तेजी से बूम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपके सर्विस सेक्टर का। तो पॉइंट पता क्या है? पॉइंट मैं यही बताना चाहता था कि जो टर्शरी सेक्टर है ना, एक्चुअल में इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 50% ऑफ द जीवीए कह लो, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। याद करो जब मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था, मैंने इसी के लिए ना कुछ टर्म यूज़ करी थी। क्या थी वो टर्म? मैंने बोला था कि इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये है कि हम जो पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का था, वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहाँ की तरफ देखने को मिला है? वहां से हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है एग्रीकल्चर से हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर। पर ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? क्या ऑक्यूपेशन पहले यहां पर था और आज यहां पर है? नहीं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, प्राइमरी से हम टर्शरी पे पहुंच गए, पर कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। याद है ना, इस चीज को हमने पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट तब भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आता था, अभी भी एग्रीकल्चर से ही आता है। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का ना काफी हम यूनिक बोलते हैं। यूनिक इसलिए है क्योंकि यहां पर आपका जो ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या आप सब लोगों को इसका मीनिंग समझ आया कि ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ना होना इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया समझ आया होगा कैसे कैसे चीजें मूव करती हैं। बात क्या कर रहा था मैं? बात ये कर रहा था कि जो टर्शरी सेक्टर है ना, अच्छा खासा वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, जैसा हमने यहाँ पर देख भी लिया। ठीक है सर, ये बात तो चलो हमें समझ आ गई। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? देखो इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, जीडीपी के अलावा आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करो इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग देशों के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं।
इन्फोसिस के अलावा आपके टीसीएस हो गया, आपका विप्रो हो गया, ये सारी भी ना अलग अलग सर्विसेज दूसरे कंट्रीज के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा हमें डिमांड देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से एक्सपोर्ट के अंदर भी ना इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर मैं नंबर की बात करूँ तो लगभग आप 38% जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो यहाँ पर देख पाओगे कि 38% के करीब जो एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है विद रिगार्ड्स टू द सर्विस सेक्टर। चलिए ठीक है, और क्या हो गया, और आप आज के टाइम के ऊपर देखो, कोई भी आप अपने आसपास का कोई स्टार्टअप उठा के देखो। स्टार्टअप टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, मैंने बताया भी था इंडिया में आज के समय के ऊपर कितने स्टार्टअप्स हैं, 85,000 से भी ज़्यादा हमें स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं। बात ठीक है, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, कौन सी फील्ड के अंदर हैं? आप बोलोगे सर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, ऊबर, इस तरह के एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये स्टार्टअप्स कौन सी फील्ड के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं? वेरी सिंपल, आपके सर्विस सेक्टर के अंदर, तो ये बात भी ठीक है। उसके अलावा और आप नोटिस करो, आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आता है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, तो एफडीआई को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर। इसके अलावा लोगों का कितना रोजगार है वो भी ठीक ठाक अब तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि सर्विस सेक्टर की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है आपके देश की। मीनिंग समझ आया सर्विस सेक्टर का? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब ना जैसे मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे हम कुछ ना पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आइए चलो पढ़ते हैं टूरिज्म सेक्टर को। टूरिज्म सेक्टर के रिगार्डिंग ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसमें इश्यूज हैं, ये सारे मुद्दे हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब मैं चाहता हूँ ना एक बार आप इमेजिन करो, खुद सोचो यार कि टूरिज्म में कैसा कर रहा होगा इंडिया, क्या बढ़िया कर रहा होगा, क्या खराब कर रहा होगा? सोचो एक बार, कोई बड़ा इशू आया है पिछले कुछ सालों के अंदर? आंसर इज यस, बिल्कुल आया है। क्या है वो इशू? इशू है आपका कोविड-19 पैंडेमिक का, ठीक है। सबसे मेजर कंसर्न जो हमें देखने को मिला है दैट इज विद रिगार्ड्स टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक से पहले टूरिज्म सेक्टर एक अलग तरह से काम करता था, आज के समय थोड़ा अलग हो चुका है। क्योंकि आप देखो, पहले हम बड़े फ्रीली कहीं ना कहीं ट्रैवल कर पाते थे, टूरिज्म प्रमोट होता था अच्छा खासा, पर आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक ना लोग बहुत ही सतर्क तरह से यहाँ पे आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ ना, जो टूरिज्म का जितना पोटेंशियल था उसके अंदर एक हमें कमी देखने को यहाँ पर मिल रही है। डू यू गेट इट? आइए समझते हैं, कुछ डेटा वगैरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टूरिज्म जो सेक्टर है ना, लगभग ये 39 मिलियन जॉब्स होती हैं, जो कि देश की एम्प्लॉयमेंट का ना लगभग 8% है। देखो ये जो डेटा है ना, ये जस्ट बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिले हैं। तो इतनी जॉब्स उसके पहले हुआ करती थी, बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई, कुछ वापस भी आ चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं इस नंबर के अब आसपास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्री कोविड-19 पैंडेमिक था। इसी तरह से इंडियन जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था ना, इसका 7% के आसपास था, पर जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक आया एक मैसिव डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। और ऐसा किसने बोला है? आपकी जो वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल, उसके द्वारा ये चीज बोली गई है। हर साल लगभग 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कहाँ पे आता है? टूरिज्म सेक्टर के अंदर। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 2019 का नंबर है, उस टाइम 26-27 बिलियन डॉलर के आसपास आया। अगले साल 2020-21 में पता कितना हो गया? ये 6-7 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। तो लगभग 75% या रेदर आई शुड से, मतलब कि 26-27 बिलियन डॉलर से आपका 6-7 बिलियन डॉलर तक आना अपने आप एक मैसिव रिडक्शन दिखाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली है। बाकी अब अगर आप नोटिस करो, इसके बेनिफिट्स आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका ना एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या अर्थ होता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। मान लो जैसे आपने क्या किया, आपने ना मान लो एक सड़क पे किसी से खाना खा लिया, ठीक है, आपने एक रेडी वाले से आपने कुछ खाया, खाना खाया, उसको आपने 100 रुपया दे दिया, ठीक है। अब वो रेडी वाला जो था वो 100 रुपये का क्या करेगा, उसको हो सकता है वो अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाए, ठीक है ना। उसने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, उस बच्चा जो था वो आगे चल के उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया, एंड कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, मेरे एक एक्शन की वजह से इसका इम्पैक्ट और बाकी सारी चीजों पे हो रहा है। गेटिंग इट? तो यहां पर भी ना टूरिज्म का भी ना मल्टीप्लायर इफेक्ट है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक गांव है, ठीक है, आपका एक गांव है। इस गांव के अंदर ना हमें कोई पता लगा कि यहाँ पर ना एक मंदिर हुआ करता था, यह मंदिर है अभी एक, और इसकी मान्यता बहुत सारी है, बहुत बड़ी मान्यता कई बार होती है ना कुछ मंदिरों की, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेसेस की आप बात कर लो। अगर मान लो हमने इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी कि यार ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे इस मंदिर को, ठीक है, उसकी मान्यता होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो टूरिज्म प्रमोट हुआ। अब अगर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है ना, तो आपके गांव का विकास अपने आप हो जाएगा। देख लेना कभी भी कैसे होगा विकास। अगर आपको पता है कि यार बाहर से लोग आएंगे, अलग अलग जगह से, दूर दराज के लोगों से, जगहों से लोग आएंगे, तो क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सड़कें बनेगी, कहीं ना कहीं ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन चलने लग जाएगा। हो सकता है आपके गांव में हो सकता है कि बस अड्डा ना हो, वहाँ बस अड्डा बन जाएगा, अच्छी सड़कें हो जाएंगी तो गाड़ियाँ आने लग जाएंगी, बाहर का कल्चर आपके वहाँ पे आ जाएगा। और तो और हो सकता है यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट बहुत सारे यहाँ पे खुल जाएंगे आसपास के अंदर, तो हुआ ना आपके गाँव का विकास। तो होता क्या है ना, टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, और बहुत सारे इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि टूरिज्म का ना मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो कि अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी देखो, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज्म का। आप लोग सोचेंगे सर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका क्या अर्थ है, कैसे पोटेंशियल ज़्यादा है। पहली बात आप इमेजिन करो, इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसी, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत सारी है। कहीं आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, आपको आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएंगे, आपको प्लेन्स प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको फॉरेस्ट जाना है वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से पोटेंशियल हुआ। बाकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप देख लो, इंडिया के अंदर 40 से भी ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। चाहे आप धोलावीरा की बात कर लो गुजरात के अंदर, आप जो अजंता एलोरा केव्स की बात कर लो महाराष्ट्र के अंदर। इसी तरह से हर एक स्टेट का ना अपना अपना कल्चर है। कहेंगे तो टूरिज्म बिल्कुल है, बाहर से लोग बिल्कुल आएंगे ही आएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारे यहाँ पे। दिल्ली में पता नहीं कितनी सारी साइट्स हैं जो कि बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट भी करती हैं। जयपुर एक बहुत अच्छी जगह है। इस तरह से हर स्टेट में ना बहुत अच्छी अच्छी जगहें हमें देखने को मिलती हैं। तो अपने आप में टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंस समझ आई टूरिज्म की, ठीक है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मैंने बात करी, उसी तरह से जो बाकी चीज़ें थी, डाइवर्सिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स की मैंने बात करी। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, उसके लिए टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सर कैसे, नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर कैसे ये चीज़ होती है। देखो इमेजिन करो, अब टूरिज्म की वजह से क्या हो रहा है, एक जो दिल्ली वाला पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं कल को मद्रास जाएगा, एक कोलकाता वाला पर्सन लेट से पंजाब जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये टूरिज्म और आप बाकी आपका जो कनेक्टेड इसके साथ सेक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर है, उन्हीं के थ्रू ये चीज़ हो पा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ना नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सामने वाले को पता लगेगा, सामने वाले का कल्चर वो मुझे पता लगेगा। तो इस तरह से ना हम एक ही देश के वासी हैं, ये हम अपने कल्चर के थ्रू, हम अपने टूरिज्म के थ्रू यहाँ पे पता कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ कि नेशनल इंटीग्रेशन का पता लगता है। गेटिंग इट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो रीजनल ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प होती है। जैसा मैंने बताया ना आपको कि अगर गांव के अंदर कोई आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे टूरिज्म अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरों के अंदर विकास हो रहा है, आपके गाँव के अंदर भी विकास हो रहा है। जैसे कोई भी आप ना, आप ये जो आप साइट्स को देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, बहुत सारी ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो आपको गांव के अंदर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी वो शहर के अंदर है, नहीं, थोड़ा सा हटके है। तो वहां पर क्या हो रहा है, शहर तो ऑलरेडी डेवलप थे ही थे, वहां पर आपको गांव का भी विकास हो रहा है। तो एक तरह से डिस्पैरिटी जो होती है ना गांव और शहर के बीच में, वो डिस्पैरिटी कम हो जाती है इन सभी माध्यम से। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे, अरे बहुत सिंपल है यार। जैसे इंडिया में आप नोटिस करो, बुद्धिज्म की अलग अलग आपको साइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। आपको सर्किट्स भी, आपको बुद्धिज्म सर्किट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी के बारे में भी आपको अलग अलग यहाँ पे सर्किट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके अलग अलग, अयोध्या हो गया, ठीक है ना। और इनकी लिंकेजेस हमें दूसरी कंट्रीज के साथ भी हैं। जैसे बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, तो आप इंडिया का जो रिलेशन है आपका नेपाल के साथ, आपका भूटान के साथ, और भी चाइना हो गया, ठीक है ना, श्रीलंका हो गया, बहुत सारी कंट्रीज का बुद्धिज्म हमें देखने को मिलता है। तो एक सॉफ्ट पावर का टूल बन जाता है। आपकी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ लिंकेज है। सिमिलरली अयोध्या का जो है सिग्निफिकेंस आप सभी जानते हो, उसका नेपाल के साथ लिंकेज हम जानते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ हैं। तो यहाँ पर सेम आप जैनिज्म के बारे में बात कर सकते हो।
तो सॉफ्ट पावर का बहुत इंपॉर्टेंट टूल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लास्टली आप नोटिस करो, अगर आप अपने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे, ठीक है आप सभी ने पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 है आपका विद रिगार्ड्स टू आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका अगर आप जाओगे ना, आपका आर्टिकल नंबर 49, तो आर्टिकल 49 क्या बताता है? आर्टिकल 49 बताता है कि भैया हमारी ना एक तरह का कर्तव्य है या सरकार की एक तरह से ड्यूटी है कि वो क्या करे, आपके जो कल्चर है, आपके जो हेरिटेज साइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करे। तो अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म को रेदर आई शुड से प्रमोट करते हैं, तो उससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है ना, हम उनको भी कहीं ना कहीं मीट कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा हमारी देखो बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है। आप स्टार्ट कर सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आज के समय के ऊपर। फिर उसके बाद आपका जो पीरियड्स आ जाते हैं, चाहे आप उसमें अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर लो, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आज के समय के ऊपर हैं। लेटर वैदिक टाइम हो गया, आपका मौर्यन एम्पायर हो गया, आपका गुप्ता एम्पायर हो गया। फिर जो पूरा हमारा ये बात चलती है दिल्ली सल्तनत की, आप बात कर सकते हो। बीच में आपका चोला एम्पायर हो गया, इनके सबकी बहुत सिग्निफिकेंस रही है। चोला चेरा पांड्या हो गया, एंड लास्टली आपका मुगल एम्पायर हो गया। हर किसी के जो टाइमलाइन रही ना, उसके साथ ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लिंक्ड है। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, कितना इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना। तो यहाँ पर ना इंडिया की जो इतनी लंबी हिस्ट्री है ना, उसने भी कहीं ना कहीं हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है ना, उसको प्रमोट करने के अंदर हेल्प करी ही करी है। बाकी इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कुछ नए तरह के टूरिज्म भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिएगा। अगर कोई पर्सन है, लेट्स से वो यूएस में रहता है। अब यूएसए में हो सकता है इलाज बहुत ही महंगा हो, ठीक है, पर उसको अगर सेम इलाज करवाना है, तो वो अगर इंडिया में इलाज करवाएगा, तो उसके लिए कॉस्ट बहुत कम है, तो काफ़ी सस्ते में उसका इलाज हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर हो पता क्या रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यूएसए के वो इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि इलाज सस्ते में हो जाता है, एंड साथ साथ इंडिया के डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो मेडिकल टूरिज्म भी एक इमर्जिंग फील्ड है, अच्छा खासा होता भी है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके होते हैं टूरिज्म के। फॉर एग्जाम्पल, आप इको टूरिज्म की बात कर सकते हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप सस्टेनेबल टूरिज्म की भी यहाँ पे आप बात कर सकते हो, कि इकोलॉजी को, वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट है, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बाकी इवन ना आप हर जगह के ऊपर आपको बहुत सारी साइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, कुछ ट्रैकिंग साइट्स आपको देखने को मिलती है जिनका अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सारी भी कुछ नए तरीके हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक आपका नया टूरिज्म टाइप भी आया है, जिसको हम माइस बोलते हैं। ठीक है, सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना चिंता मत करो, अभी पढ़ाऊंगा इसको। मीटिंग्स हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, एग्जीबिशन हो गया, इसका भी टूरिज्म है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने कभी जैसे G20 हुआ ना अभी थोड़ा टाइम पहले, 2-3 महीने 2 महीने पहले आपका G20 हुआ था, ठीक है। अब G20 के अंदर पूरी दुनिया भर से, मतलब स्पेशली 20 कंट्रीज और जो 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ से लोग आए, और भी बहुत सारी दुनिया भर के लोग आए। आए या नहीं आए? तो यहाँ पर इनके लिए भी तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गेटिंग इट? ऊपर से आप और एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईपीएल का जब होता है, मान लो आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे आपके सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारे उनका टीम स्टाफ आता है, ठीक है। या फिर जैसे अभी वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, तो इंग्लैंड की टीम आ रखी है, साउथ अफ्रीका की टीम आ रखी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रखी है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस तरह की कई बार इनकी अंदर मीटिंग्स हो सकती हैं, इनकी करने हो, ठीक है ना। आईपीएल ऑप्शन के अंदर उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। वर्ल्ड कप आयोजित करना है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे, आपस में मीटिंग्स करेंगे, राइट। इस तरह की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, तो वो आपकी माइस टूरिज्म क्या जाती है, जिसके अंदर मीटिंग्स हो गया, आपके कॉन्फ्रेंसेस हो गया, एग्जीबिशंस हो गया। ये भी कहीं ना कहीं आपके टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत एक नीश टाइप ऑफ टूरिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है आज के समय के ऊपर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे आपके टूरिज्म के रिगार्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस के। अब अगर आप नोटिस करोगे, मैंने जब भी किसी पॉइंट को बोला ना, साथ में या तो मैंने आपको डेटा दिया, या मैंने आपको एग्जांपल दी। बहुत सारी मैंने ना, हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, पर मैंने आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स का साथ साथ में रेफरेंस में देता गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आपको मेंस के अंदर आपको आंसर लिखना होगा, तो आपको इंश्योर करना है कि आप बहुत सारी एग्जांपल्स अपने आंसर में लिखें। अगर आप सिंपली ये लिख दोगे ना कि यार टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो बहुत ही ना
बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स हैं, बहुत ही कुछ ना, इसमें कोई ऐसे ना स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, बहुत ही जनरल से पॉइंट्स आप लिख रहे हो। इस वजह से मार्क्स भी आपके बहुत ही एवरेज आएंगे। तो आपको इंश्योर क्या करना है कि जब भी आप कोई पॉइंट लिखो उसको कहीं ना कहीं आप सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करो। ये वैसे तो बाकी और सब्जेक्ट्स के अंदर भी वैलिड है, पर इकोनॉमी के अंदर थोड़ा ज़्यादा वैलिड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर GS3 हमें आता है, पर फिर भी हम मेंस के अंदर नंबर नहीं आ पाते। रीज़न उसके पीछे का यही होता है कि हाँ, थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स पता होते हैं, आप कुछ जनरल बातें लिख आते हो, बट कहीं न कहीं स्पेसिफिक जो चीज़ें चाहिए ना एग्ज़ामिनर को, वो आप नहीं लिख कर आ रहे। वो कैसे लिख पाओगे? जब कहीं न कहीं आपने प्रॉपर्ली अपने लेक्चर्स को पढ़ा है, उनको रिवाइज़ किया है एंड साथ-साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। दिस इज़ द अप्रोच कि आप कहीं न कहीं मेंस के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओ। गेटिंग इट? चलो ठीक है, ये बात तो सर समझ आई। अब चलते हैं थोड़े इश्यूज़ के ऊपर कि टूरिज़्म सेक्टर के अंदर हमें क्या इश्यूज़ किस तरह के देखने को मिलते हैं। देखो पहला तो देखो एक चीज़ आप नोटिस करना दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अभी भी पहली बात, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा जो कोट किया है दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? WEF क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? एक तरह की NGO है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी एक रिपोर्ट आती है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जहाँ पर दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज को ये चीज़ देखती है, वहाँ पर ट्रैवल के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, टूरिज्म के रिगार्डिंग कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर कमियां हैं। आपको खुद भी ये बात नोटिस करते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यार मुझे ना लेट्स से नॉर्थ ईस्ट जाना है। अब मुझे पता है यार नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म काफ़ी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे पहुँचना बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैंने भी खुद सोचा है कि यार कई बार चलते हैं नॉर्थ ईस्ट घूम के आते हैं, पर फिर लगता है यार फ्लाइट्स बहुत दूर तक की हैं, पास में एयरपोर्ट नहीं है, या कई बार सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं। तो ये बहुत सारे टूरिस्ट ना इस वजह से वहाँ पे जा नहीं पाते। गेटिंग इट? और भी बहुत सारी ऐसी इंडिया में जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। टूरिज्म का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, वहाँ पर अच्छी हेल्थ, अच्छे हाइजीन कंपोनेंट्स ना होना, ठीक है ना? ICT रेजिडेंट्स ना होना, ये सारे कहीं न कहीं वहाँ पे एक कंसर्न बन जाते हैं और इसी चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी देखो जो कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट था, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। इसके अलावा ना एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू वुमेन सेफ्टी। पहली बात बता दूं, ये पॉइंट मैंने नहीं बनाया, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको बताती हैं। कैसे? समझाता हूँ। एक एग्जांपल याद करो, आप 2012 का ना जो 16 दिसंबर आप जानते होंगे, जो निर्भया केस हुआ था, ठीक है? तो बहुत ही देखो बहुत ही गलत घटना थी दिल्ली के अंदर, आप जानते हो जो कि हमारी कैपिटल है। वहां पर हमें एक बहुत ही शर्मनाक घटना होती हुई देखने को मिली। जब वो घटना हुई ना, तो पूरी दुनिया ने हम पे इंडिया के ऊपर बोला कि यार यहाँ पर तो इसके कैपिटल के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ की बहुत सारी अलग-अलग कंट्रीज़ थी, उन्होंने ना अपनी जो टूरिस्ट होते हैं, उनको एडवाइज़री इश्यू कर दी। क्या एडवाइज़री इश्यू करी? उन्होंने बोला कि अच्छा आप इंडिया जा रहे हो, थोड़ा ध्यान से जाना। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे यार इस जगह पे जा रहे हो, थोड़ा ध्यान से जाना, तो आप लोग ना सोचोगे, यार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब वुमेन सेफ्टी के इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, महिलाओं के साथ रेप या और इस तरह की छेड़खानी वाली हरकतें देखने को मिलती है, यहाँ पर ये टूरिज़्म के अगेंस्ट जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो वुमेन सेफ्टी वाला एक इशू हमें कहीं न कहीं रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हम जो टूरिज़्म का पूरा पोटेंशियल है उसको यहाँ पे रियलाइज़ कर पाएँ। तो लॉ एंड ऑर्डर इशू, ठीक है? ये भी देखो थोड़ा-सा कंसर्निंग सिचुएशन है। आए दिन हमें देखने को मिलता है यार, कभी इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, कभी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, कभी कुछ दंगा हो गया, राइट? कभी किसी ने कुछ किसी वजह से किसी को मार दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये भी कहीं न कहीं एक हमारा जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने से रोकते हैं। साथ में ही स्किल्ड मैन पावर का ना होना। एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेड टूरिज़्म का। ये क्या अर्थ है इस चीज़ का? इसको देखो हमारी सरकार आज के समय थोड़ा ठीक कर रही है, इसको रिमूव किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर इश्यू पता क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जितनी भी बुद्धिज़्म साइट्स हैं ना इंडिया में, मैं सबको यहाँ पे गो थ्रू करूँ। अभी तो चलो थोड़ा मैकेनिज़्म आ गया है, पहले इसका मैकेनिज़्म नहीं हो पाता था। पहले मुझे हर जगह पे खुद देखना पड़ता था, अच्छा यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे जाना है, बिहार में ये वाली जगह जाना है, फिर वहाँ से यूपी में ऐसे जाऊँगा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता, ये टूरिज़्म जो इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड बना हुआ है, इसको हम कंसोलिडेटेड कर देते, तो कहीं न कहीं मेरे लिए ना सारी जितनी भी इंडिया के अंदर अलग-अलग आपकी बुद्धिज़्म साइट्स हैं, उनको विज़िट करना बड़ा आसान हो जाता। ये चल रहा है, ये काम हो रहा है इसके ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा, पर पहले ये चीज़ बड़े एक दिक्कत थी। सिमिलरली लेट्स से मैं हिंदुइज़्म के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी सेम मैं चाहता हूँ कि यार हाँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर विज़िट कर लूँ। तो वो सारे फ्रेगमेंटेड टूरिज़्म के हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं।
बाकी देखो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जो आपके होटल्स हैं, आपकी एयरलाइंस हैं, आपके जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर बहुत भारी मात्रा में कई बार टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता। रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, क्या अर्थ है इस चीज़ का? आपके जो पहाड़ हो सकते हैं या बाकी कुछ और जो एरियाज होते हैं, जहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, पर बिकॉज़ वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, तो ये भी यहाँ पे हमें कंसर्न देखने को मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपका पॉल्यूशन। ठीक है? अभी जैसे अक्टूबर का मंथ है, ठीक है? अक्टूबर मतलब अब नवंबर का मंथ आ चुका है, तो नवंबर के मंथ के अंदर ना अब दिवाली आने वाली है 10 दिन बाद, ठीक है? तो जब आप नोटिस करोगे अब दिवाली के टाइम के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आने वाले हैं। किस चीज़ के ऊपर? कि भैया दिल्ली की तो हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब दिल्ली इंडिया की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैपिटल्स है, मतलब कैपिटल है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द रीजन है। अब दिल्ली की सिचुएशन इतनी खराब होती है, तो बाहर के लोग, दूसरी कंट्री के लोग ये सोचेंगे, यार इंडिया में तो बहुत पॉल्यूशन है, वहाँ जाएँगे तो कहीं न कहीं हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं। अगर ऐसा दिमाग में आएगा, जो कि आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी बताती भी है कि कभी 400, 500 इस तरह से एयर क्वालिटी अगर पहुँच गया, तो उसका कंसर्न पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? टूरिज्म के ऊपर। बाकी देखो जो वीज़ा का कई बार जो प्रोसेस होता है ना, वहाँ पर भी इश्यूज़ आते हैं और इसी का नाम क्या रखा गया है? रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। ये वैसे हर जगह का आप यूज़ कर सकते हो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मैंने पहले भी आपको ये वर्ड पढ़ाया था। पॉइंट इसका ये है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का कि कई बार ना आपके रेगुलेशन इतने सारे होते हैं, उसी के जाल में इंसान फँस के बैठ जाता है। गेटिंग इट? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमने पढ़ा हुआ पहले। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए? कहीं न कहीं जो सारे प्रोसेस है ना, उनका सिम्प्लिफाइड वर्ज़न होना चाहिए। पर यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी एक कंसर्न्स है कि वीज़ा के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यू आते हैं। बाकी और चीज़ें हो गया, जैसे लैंग्वेज बैरियर हो गया, ठीक है ना? कि लोग चाहिए होते हैं जो एक अच्छी भाषा में बात कर पाएँ, ऐज़ इन कि अच्छी भाषा का मतलब मेरे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल केवल इंग्लिश लोग चाहिए होते हैं जो इंग्लिश भाषा में बात कर पाएँ, पर हर जगह पे उनको मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक कंसर्न बनता है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं जो कहीं न कहीं हमें टूरिज़्म सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हमारी सरकार ने देखो अनडाउटेडली बहुत सारी स्कीम्स रन कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और सेक्टर के अंदर हम काफ़ी अच्छी प्रगति भी कर रहे हैं। पर अभी भी थोड़ा और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो माइस टूरिज़्म मैंने आपको बताया, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्ज़िबिशंस, मेडिकल टूरिज़्म, इनको वर्क करेंगे तो डेफ़िनिटली और काम बढ़ेगा। टूरिस्ट सर्किट्स हो गया, ठीक है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू हम पूरी इंडिया को कहीं न कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर कोशिश की जा रहा है कि ना जो अनसर्व्ड हैं, ये जो अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर कम रेट के अंदर हम कहीं न कहीं फ्लाइट्स रन करें, तो लोग भी कहीं न कहीं जुड़ेंगे। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, हृदय प्रसाद, देखो अपना देश, ये सारी अलग-अलग स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं। उसके अलावा अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, ये पर्टिकुलर स्कीम भी ना हमें हेल्प करती है कि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, वो थोड़ा आगे आए। कहीं न कहीं एक हेरिटेज की कैसे प्रोटेक्शन करनी है, उसके रिगार्डिंग कुछ काम कर पाएँ। बहुत सारे जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सीएसआर पढ़ा भी था। लास्ट टू लास्ट सॉरी, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था सीएसआर के बारे में। तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें ताकि कहीं न कहीं जो टूरिज़्म है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ और जो हमारी इतनी इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस आपका टूरिज्म सेक्टर का। आई होप आप टूरिज्म सेक्टर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि टूरिज्म सेक्टर होता क्या है। छोटा सा करंट अफेयर्स इसमें और ऐड कर दूं आपके लिए। आप सब ना ये G20 देखा होगा, ठीक है ना? G20 हो गया, उसके टाइम के ऊपर भी आपको ये देखने को मिला। उसके बाद हमें देखने को मिला क्या, जो यशोभूमि सेंटर है, वो भी हमें दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट होता हुआ देखने को मिला। आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ठीक है, इस तरह की। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना? हाँ, दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये इतनी सारी सीट्स हैं। कल को मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आइडिया देता हूँ, जैसे रिलायंस है, मान लो रिलायंस की जैसे बहुत बड़ी कोई मीटिंग होनी है, हज़ारों ही यहाँ पे लोग इकट्ठे आ सकते हैं। कल को कुछ जैसे आईपीएल का, चलो तो वो तो अलग तरह से होता है, कोई और बहुत बड़ी होना आना है जहाँ पर दुनिया भर के हमारे पास गेस्ट हों, तो उनको यहाँ पर किया जा सकता है। कल को हो सकता है 2036 में हो सकता है इंडिया ओलंपिक्स को भी यहाँ पे होस्ट करे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखानी हो सकती हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे एग्जीबिशन लगाने हो सकते हैं, तो वो दैट इज़ देयर इज़ पॉसिबल, ठीक है ना? इस तरह से आप देख पाओगे। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास हॉल है, जहाँ पर हज़ारों ही लोग एक टाइम के ऊपर इकट्ठे मिलकर खाना खा सकते हैं। गेटिंग इट? तो मान लो कल को जैसे दुनिया भर के कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज़ आते हैं, कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, कोई भी इस तरह से कोई बड़ा पर्सन आता है, उनके लिए जितने मर्ज़ी लोग हों, वो यहाँ पर अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो ये जो टूरिज़्म है ना, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है।
यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन लगाना हो तो एग्जीबिशन के लिए भी इस तरह से एरिया है। तो इस तरह से इंडिया ना इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो कल को कभी भी टूरिज्म की बात आती है ना, आप डेफिनेटली यशोभूमि के बारे में लिखना, आप माइस टूरिज्म के बारे में लिखना, एंड एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये रटा रटाया आंसर नहीं है, इसने करंट अफेयर्स को समझा है, उसको लिंकेज करी है। मेरे लेक्चर्स का माध्यम कभी ना कभी यही रहा है कि आपको स्टैटिक तो पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं, जो बुक में दिया है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करूं ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो मैं फिर से बार-बार आपको यही बोलता हूँ कि आपको साथ ही साथ ना रिवीजन करते रहना है, बट एट द सेम टाइम जो करंट अफेयर्स है उनको आज से फॉलो भी आपने करना है। ठीक है? टूरिज्म समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 1 सेकंड। हाँ, तो टूरिज्म तो समझ आया। एक छोटा-सा टॉपिक और है, दैट इज़ रिगार्डिंग आपका टेलीकॉम सेक्टर। अब ये भी ना, वैसे ना मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो सर्विस सेक्टर वाले जितने टॉपिक्स हैं ना, ये सारे के सारे आपके ना करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक पता होना चाहिए। ये सारे मुद्दे जो करंट अफेयर्स में आएँगे, अकॉर्डिंगली तभी यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएगा। बट ठीक है, थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ टेलीकॉम सेक्टर के बारे में भी। देखो, जब मैं बात करता हूँ टेलीकॉम सेक्टर की, आपको ना इमेजिन करना होगा टेलीकॉम सेक्टर कि सर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो टाइम हुआ, जो जियो से पहले का टाइम था। ठीक है? जियो से पहले का टाइम याद करो। उस टाइम पे ऊपर इंटरनेट पैक बड़े महँगे होते थे। आप 1 जीबी के लिए महीना-महीना आप चला लेते थे 1 जीबी से, है ना? 200 ₹250 का 1 जीबी आता होता था डेटा। आज के समय के ऊपर तो आप 1-1 दिन के अंदर 2 जीबी, 2.5 जीबी डेटा यूज़ कर लेते हो, और डेटा पैक्स बहुत सस्ते भी हो चुके हैं। ठीक है ना? तो एक टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ना एक रेवोल्यूशन सी आई है अचानक से। तो इस तरह से ना एक टेलीकॉम सेक्टर की लाइफ को आप 2 तरह से डिवाइड कर पाओगे, एक प्री जियो और एक पोस्ट जियो। गेटिंग इट? अब अगर आप नोटिस करोगे टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग ना हमें कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि क्या-क्या इश्यूज आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हो डेफिनिटली, ठीक है ना? इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आप जानते ही हो कि चाहे आप अर्बन एरियाज़ की बात कर लो, चाहे आप रूरल एरियाज़ की बात कर लो, तो कहीं न कहीं जो पेनिट्रेशन है ना, वो धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हम कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग माध्यम से यहाँ पे बढ़ाई जा पाए। हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, उन तक हम चाहते हैं कि हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो यहाँ तक पहुँचे। जो भी अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, उन तक के माध्यम हम पहुँचा पाएँ। हमारे जैसे अलग-अलग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, 5G कनेक्टिविटी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर तब भी इस सेक्टर के अंदर ना काफ़ी सारे कुछ इश्यूज़, काफ़ी सारे कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब वो कंसर्न्स क्या हैं? आइए एक-एक करके जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैलेंजेस के अंदर ना पहली चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना। देखो, आज के समय के ऊपर ना आप पहले नोटिस करो, 3-4 कंपनीज़ आपको देखने को मिलती हैं। एक आपका जैसे हो गया, आपका जियो हो गया, उसी तरह से आपका जैसे आपका एयरटेल है, ठीक है? एक आपका वी है, ठीक है ना? वोडाफ़ोन आइडिया जो है। एक आपका जैसे बीएसएनएल हो गया, और भी कुछ छोटे-छोटे प्लेयर्स हैं, बट ये कुछ मुख्य प्लेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। एक टाइम होता था जब जियो नहीं होता था, बाकी सारे यहाँ पे थे। उस टाइम के ऊपर ना, अगर मान लो इनके पास 100 कस्टमर है, एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, अगर मान लो एयरटेल के उस टाइम 100 कस्टमर थे, एग्ज़ाम्पल है क्या कि 100 कस्टमर थे, और अगर एयरटेल ₹500 कमाता था, ₹500 इनका रेवेन्यू था, तो हो पता क्या रहा था? पर पर्सन रेवेन्यू कितना हुआ? पर पर्सन रेवेन्यू हुआ 100, 500 बाय 100। ये क्या है? रेवेन्यू। ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो पहले जो आरपू निकलता था ना, इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। क्या बोला मैंने? आरपू। ये टेक्निकल टर्म है आपका टेलीकॉम सेक्टर का, इसको आपको आंसर में यूज़ करना है। तो आरपू जो होता था ना पहले ज़्यादा होता था। ये एग्ज़ाम्पल है, ₹5 नहीं है आरपू, बहुत ज़्यादा है, बट एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ बस। तो पहले जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता ना, वो ₹5 लेट्स से था। आज के समय के ऊपर पता क्या हो गया है? हो सकता है कि मान लो या तो लोग कम हो गए, मान लो लोग रह गए 80, और जो एयरटेल कमा रहा है हो सकता है वो हो चुका हो आपका ₹300 हो चुका हो। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप आरपू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 300/80। तो ये ₹4 से भी कम आएगा। तो ये लगभग आएगा आपका कितना? 3.75 रुपी। तो पहले एक कस्टमर के ऊपर जो एयरटेल का रेवेन्यू था, एवरेज रेवेन्यू, वो था ₹5। अब वो कितना रह चुका है? 3.75। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र नीचे आया? बिल्कुल आया। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान हुआ आपके एयरटेल को। तो इस तरह से जो कंपनीज़ है ना, एयरटेल, वोडाफ़ोन आइडिया, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कारण यही है, कहीं न उनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो कम हो रही है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 22% पर पर्सन ये चीज़ हमें डिक्रीज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो एक हमें मुद्दा देखने को मिलता है विद रिगार्ड्स टू आपका हाई डेट। हाई डेट का मतलब क्या?
कर्जा बहुत ज़्यादा है। आपने वोडाफ़ोन का शायद एग्ज़ाम्पल सुना होगा। वोडाफ़ोन एक समय के ऊपर ना बहुत ही बड़े कर्ज़ के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है ना? बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरवीन किया, थोड़ी हेल्प करी, थोड़ा डेट वगैरह उनका कम करने की कोशिश करी है। पर क्योंकि ना देखो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको इस सेक्टर के अंदर चाहिए बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, पर कल को अगर उतना आपका प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं आ पाती, तो आप बहुत ज़्यादा कर्ज़े में चले जाते हो। इसके अलावा ना वैसे अब तो ये मुद्दा उतना नहीं है, पहले एक मुद्दा चला था बहुत बड़ा एजीआर का मुद्दा, ठीक है? एजीआर इश्यू आप इसको लिख सकते हो, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इश्यू। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, अब देखो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुद्दा ये पुराना हो गया है। बट मैं थोड़ा-सा आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। पहले क्या हुआ था कि जैसे मान लो किसी को लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए उसको एक फ़ीस देनी पड़ती थी, ठीक है? अब ये जो फ़ीस थी, ये अकॉर्डिंगली उसको पे करनी पड़ी। अब जो ये कंपनियाँ थी, जो आपकी अलग-अलग एयरटेल हो गया, वोडाफ़ोन आइडिया हो गया, इनको लगा कि अच्छा जो हमें फ़ीस पे करनी है ना, वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पे करनी है, ठीक है? कि जितना रेवेन्यू होगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे करना है, ठीक है? अब ये रेवेन्यू क्या है फिर? कोई बोलता था कि यार जो इन्होंने कोर सेक्टर से आया, कोर सेक्टर का मतलब जो इस कोर काम से आया कि अपना टेलीकॉम सेक्टर से आया, बस उसी को काउंट करें। पर कहीं न कहीं आप नोटिस करो, एयरटेल की कमाई तो और भी तरह से हो रही है। हो सकता है उसके पास कोई ज़मीन पड़ी हो, उसने उस ज़मीन को बेच दिया, तो कमाई तो एयरटेल की हुई ना। तो क्या वो चीज़ हम रेवेन्यू में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? एयरटेल, वी इन सभी का मानना था कि नहीं काउंट करनी चाहिए। सिर्फ़ जो बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर से एक्चुअली पैसा आ रहा है, उसको काउंट करो, उसके हिसाब से हम आपको पैसा देते रहेंगे। पर नहीं, बाद में जो फैसला आया ना, उस फैसले में ये था कि पूरा का पूरा रेवेन्यू देखा जाएगा। अब इतना सारा रेवेन्यू हो गया, कहीं न कहीं उसके हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से इनके जो पैसे देने थे, वो भी बढ़ गए। पैसे के ऊपर जो पेनल्टी नहीं पे कर रही थी, वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अचानक से उनके ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी को नाम क्या है, एजीआर इश्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसी का नाम है एजीआर, ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है? साथ ही साथ आईयूसी जिसको बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड यूजर चार्जेस, ये भी देखो काफ़ी कंसर्न मुद्दा आता है कई बार। मैं इसको कॉल ड्रॉप के साथ ही लिंक करके बताता हूँ। आप मान लो सामने वाले को कॉल करते हो, आपके पास लेट्स से है जियो का फ़ोन, जियो का सिम है, मतलब जियो के सिम से आप सामने वाले एयरटेल वाले बंदे को कॉल करते हो। तो जब ये चीज़ होती है ना कि जियो वाले नंबर से सामने एयरटेल वाले बंदे को कॉल जा रहा है, तो कहीं न कहीं ना यहाँ पर आपको कॉल के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये इन जो कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये कई बार ना चार्जेस बड़े कंसर्न हो जाते थे। काफ़ी बार ऐसा भी आया यार कि जैसे जियो ने कंप्लेंट करी थी इसके रिगार्डिंग। क्या कंप्लेंट करी थी? उन्होंने बोला था जब इन्होंने फ्री पैकेज लेके आए थे कि मान लो कोई बंदा है जियो का और यहाँ पे एयरटेल वाला बंदा है। तो एयरटेल वाले बंदा पता क्या करता है? इसको फ़ोन करता है और क्या करता है, फ़ोन के अंदर मिस्ड कॉल मारता है। फ़ोन करता है पर फ़ोन उठता नहीं है, मिस्ड कॉल मार देता है। अब ये जियो वाला बंदा क्या करेगा? इसको कॉल करेगा। तो टेक्निकली बात इस बंदे को करनी थी इसके साथ, पर कहीं न कहीं दिक्कत पता क्या हुई? यहाँ पर जियो वाला बंदा फिर इसको कॉल बैक करेगा, तो जियो को यहाँ पे एयरटेल को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ रहा है। दैट इज़ द कंसर्न। तो आईयूसी चार्जेस वाला मुद्दा भी बहुत उठता था। कॉल ड्रॉप तो आप जानते हो कि नो कि बात कर रहे हो, सामने वाले से अचानक से कॉल कट जाती है। ये सारी चीज़ें। एक मुद्दा आता है विद रिगार्ड्स टू नेट न्यूट्रलिटी। सर ये क्या है नेट न्यूट्रलिटी? एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपने गूगल क्रोम खोला, इंटरनेट चलाया आपने, गूगल क्रोम खोल दिया। अब गूगल क्रोम के अंदर आप कोशिश कर रहे हो अमेज़न खोलने की कोशिश कर रहे हो। आपने अमेज़न खोला, अमेज़न खुल गया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? आप कुछ खरीदोगे जो भी आप खरीदना चाह रहे थे, ठीक है? आपने सोचा चलो नहीं यार अमेज़न से नहीं, मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूँगा। अब आप फ्लिपकार्ट खोलने लगे, आपने फ्लिपकार्ट की जो flipkart.com डाला, पर वो पेज लोड ही नहीं हो रहा। चला जा रहा है, पर वो खुल ही नहीं रहा पेज। आप पता क्या करोगे? आप सोचोगे यार ये फ्लिपकार्ट वाला का पेज ही नहीं खुल रहा, इसको हटा देते हैं, हम अमेज़न से ही शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पता क्या होता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि ना जानबूझकर कुछ वेबसाइट को कम समय के अंदर ओपन कर दिया जाता है, व्हेयरएज़ कुछ वेबसाइट्स को देर से ओपन किया जाता है। अब आप जानते हो हमारे लोगों की कहीं न कहीं क्या है? इतनी पेशेंस तो नहीं है। हम सोचेंगे यार छोड़ो, फ्लिपकार्ट नहीं खुल रहा, हमें नहीं खरीदना फ्लिपकार्ट से, हम अमेज़न से खरीद लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, नेट न्यूट्रलिटी ना होने की वजह से क्या हो रहा है, अमेज़न को फ़ायदा हो रहा है और फ्लिपकार्ट को नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो आप खुद बताओ लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी? तो नेट न्यूट्रलिटी होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोशिश कर रही है सरकार इसके रिगार्डिंग भी, तो वर्क भी हो रहा है इनफैक्ट इसमें। एंड लास्टली आपका मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मैं स्पेशली 5G की बात करूँ, तो चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं, जिसमें हुआई आपका इंक्लूड है। हुआई जैसी कंपनीज़ ना, इनके ऊपर ना बहुत सारे चार्जेज़ लगे हैं। सर किस तरह के चार्जेज़? चार्जेज़ कुछ इस तरह के हैं कि ये लोग ना बोलते तो हैं कि हम 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं,
पर बहुत सारा हमारा जो डेटा है वो ये चाइना की गवर्नमेंट को दे देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी भारत सरकार का जो भी डेटा है या अलग-अलग जो सेक्टर्स का लोगों का बहुत सारा डेटा है, वो चाइना की सरकार को मिल जाता है। तो इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे भी यहाँ पे कुछ कंसर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी है इसके रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल एफडीआई नॉर्म्स थोड़े हमने ईज़ किए हुए हैं। टेलीकॉम की वजह से कहीं न कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए ग्रीन टेलीकॉम हमारे पास है। हमारी एक डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की, ठीक है? 5G के लिए डेफिनिटली कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट काम कर रही है, कहीं न कहीं लोगों तक पहुँच पाए। भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हमारे जो 2.5 लाख के करीब की हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, हम वहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की। मेक इन इंडिया हो गया, ठीक है? इससे जो नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा है, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश है। उसी तरह से आपके जो डिजी गाँव वगैरह है, ये भी कहीं न कहीं क्या फ़ोकस कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें फ़ोकस कर रही हैं कि आपके जितने भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क अराउंड कर पाएँ, ताकि ये जो मुद्दा है ना आपका टेलीकॉम सेक्टर का या जो भी इसके इश्यूज़ आप देखने को मिलते हैं, वो सारे उन इश्यूज़ को हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू टेलीकॉम सेक्टर। हाँ जी दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस का टॉपिक। देखो इंश्योरेंस भी ना आपका, जैसे मैं बता भी रहा था, ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, राइट? तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो मुझे बताओ, क्या आपने कभी इंश्योरेंस लिया? चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अपनी गाड़ी का लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इस तरह के अलग-अलग इंश्योरेंस आपने देखे होंगे। अब जब हम बात करते हैं ना इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि 2 मेजर पार्टीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक का नाम है इंश्योरर और एक को बोलता है इंश्योर्ड। कहने का अर्थ क्या है? देखो, जैसे आप हो, एक तो आप होगे, ठीक है? जिसने बेसिकली इंश्योरेंस खरीदनी है, इंश्योरेंस लेनी है बेसिकली। ऑन द अदर हैंड एक सामने वाली पार्टी भी तो होगी, जैसे एलआईसी के पास जाते हो, किसी भी इस तरह की कंपनी के पास जाते हो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास जाते हो, तो 2 कंपनीज़ है ना, मतलब एक कंपनी है, एक आप खुद हो। तो यहाँ पर जो जिसके ऊपर रिस्क है, उसको बोलते हैं इंश्योरर। ऑन द अदर हैंड इंश्योर्ड कौन हुए? जो पर्सन या ग्रुप जो कहीं न कहीं जिसने इश्यू करी गई है। तो 2 पार्टीज़ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, एक आप हो गए, एक आपकी जो सामने वाली पार्टी है, वो हो गया। तो ये फ़र्क होता है आपका, जो एश्योर करता है। एश्योर मतलब एश्योर क्या होता है? कि मैं वचन देता हूँ या मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये उसको क्या बोल देंगे? इंश्योरर। कल को मान लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करा रखी है। कल को आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत हो गया, तो कौन इसके लिए पैसा भरेगा? जिस बंदे ने आपकी इंश्योरेंस करवाई है, जिस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस करवाई है। तो इस तरह से रिस्क किसके ऊपर है? रिस्क इस इंश्योरर के ऊपर है कि कल को कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इसका खर्च होगा। डू यू गेट द पॉइंट? अब यहाँ पर ना इन मुद्दों को समझने से पहले आप 1-2 चीज़ें और समझो। होता पता क्या है? जैसे मान लो आप हो, आपके जैसे ही बहुत सारे और भी लोग होंगे, ठीक है? और यहाँ पर है हमारी कंपनी। अब हो सकता है मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस खरीदी, हेल्थ इंश्योरेंस, इसने भी कुछ खरीदा, इसने भी कुछ खरीदा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम पता क्या कर रहे हैं? हम तीनों लोग, हम कुछ यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। हो सकता है एक मंथली प्रीमियम हो या कोई भी किस तरह का इसमें प्रीमियम हो सकता है। ये लोग क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम, कुछ पैसा पे कर रहे हैं। इसलिए पे कर रहे हैं कि मान लो कल को कोई दिक्कत आ गई, तब ये वाला पर्सन जो होगा ना, ये वाली जो एंटिटी है, ये जो पार्टी है सामने वाली, ये हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। मान लेते हैं 3 लोग थे, तीनों ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है और हर महीने ये क्या पे करेंगे या हर साल व्हाटएवर जो भी इनकी अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होंगी, उसके अंदर इन्होंने करवा रखा है कि हाँ, हम इतना-इतना पैसा यहाँ पे जमा कराते रहेंगे इस कंपनी के साथ। कल को इनकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है, कुछ भी एक्सीडेंट होता है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर क्या करेगा? ये कंपनी आपका नुकसान इसको ठीक करवा के देगी। डू यू गेट द पॉइंट कि इंश्योरेंस आखिर वर्क कैसे करती है? तो आप लोग सोच रहे होंगे, सर इन लोगों को क्या फ़ायदा? अरे फ़ायदा ये है कि कल को कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे सर इसको क्या फ़ायदा? ये क्यों नुकसान की भरपाई कर रहा है? देखो आप चीज़ सोचो, ऐसा थोड़ी होने वाला है कि तीनों की तीनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं ना, इतने सारे लोग प्रीमियम भर रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक आधी का एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पर नेट-नेट में क्या होगा? इसके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है। ये उसमें से जिन लोगों का कहीं न कहीं नुकसान होगा, उनके नुकसान की भरपाई कर देगा। बाकियों का थोड़ी नुकसान होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर ना इस तरह से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आप एश्योर्ड हो चुके यार कि मेरा नुकसान होगा तो कोई सामने मेरे नुकसान की भरपाई कर देगा। इसके लिए फ़ायदा क्या होगा? इसके पास पैसा आ रहा है, कहीं न कहीं जिसमें भी हर किसी का नुकसान थोड़ी होने जा रहा है। तो इस तरह से इंश्योरेंस पे कंपनीज़ जो हैं पैसा कमाती हैं। तो इंश्योरेंस होते क्या है? एक तरह का हेजिंग होता है या फिर रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क है ना हमें, देखो आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
कई बार आपने देखा होगा यार कि ना, मान लो एक कोई पर्सन है एक फैमिली के अंदर, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी कई बार बीमारी हो जाती है, तो कई बार ना पूरा सारा जितनी सेविंग होती है जिंदगी भर की सेविंग्स, वो सारी खत्म हो जाती हैं एक ही बार में अंदर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि यार कि पता नहीं कल 10 साल बाद मेरी हालत कैसी रहेगी, मुझे कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो मुझे ना एक रिस्क है कि कल को कोई बीमारी हो जाएगी तो पता नहीं करोड़ों रुपया लाखों रुपया लग जाएगा मेरा। बात सही है। तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, मैं ना अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हेजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है यार नुकसान कल को बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए ना मैंने हेजिंग कर ली, मैंने रिस्क मैनेज करने की कोशिश करी है, ताकि कल को किसी भी तरह का अनसर्टेन लॉस और डैमेज होने की स्थिति आए, तो यहाँ पर ये सामने वाली पार्टी मेरे नुकसान को, मेरे डैमेज को कम करने के अंदर मेरी हेल्प करे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कहीं ना कहीं मान लो किसी पर्सन की डेथ होती है या किसी तरह का डैमेज होता है, उसके लिए भरपाई करती है। अब डेथ वाला जो लाइफ इंश्योरेंस आप देखते हो, और भी इस तरह के जनरल इंश्योरेंस आपके अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस चीज के अंदर हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। आप नोटिस करना, जैसे बहुत सारे आपके इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स होंगे, वो यहाँ पर इसका एक पूल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इस कलेक्टिव फंड्स का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकती है, कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है, उससे कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो इस तरह से ये पैसा कमा सकती है। फिर कहीं ना कहीं जब भी किसी का दिक्कत आएगी, किसी को कुछ भरपाई करनी होगी नुकसान की, तो वहां पर उसको पैसा दिया जा सकता है। इसकी ना देखो, आपकी जो इंश्योरेंस और बैंकों की हिस्ट्री है बहुत लंबी है। आप अपनी बुक देखना, बुक के अंदर तो और भी बहुत लंबी हिस्ट्री लिखी गई है, पर उतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। यूपीएससी ने एक आधा क्वेश्चन कभी बहुत पहले प्रीलिम्स में पूछा था, बट अदरवाइज इट हैज नेवर आस्क्ड सच क्वेश्चन, क्योंकि इतना हिस्ट्री में जाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले की बात करोगे ना, तो इवन 1818 तक हमें जाना पड़ेगा, जब हमें स्टार्टिंग इसकी देखने को मिल जाती है इस तरह की, ठीक है ना। ओरिएंटल जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमें उस टाइम पे देखने को मिलती है, पर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या हुआ। कुछ छोटे मोटे स्टेप्स लिए गए, पर दोज वर नॉट वेरी बिग स्टेप्स। बिगर स्टेप स्टार्टेड की जब इंडिपेंडेंस के बाद। थोड़ा बैंक के साथ में लिंक करके पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस को, ध्यान समझना। यहां पर क्या होता है, 1948 के अंदर, 1948 के अंदर ना आरबीआई एक एक्ट आता है, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट। यहां पर क्या क्या आता है, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया जाता है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम हमें देखने को मिलता है। फिर 1955 में आप जानते हो एसबीआई बनता है, ठीक है। दरअसल में हमारे पास ऑलरेडी इंपीरियल बैंक था, इसको नेशनलाइज किया गया एंड इसका नाम क्या रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बात भी सर ठीक है। फिर उसी टाइम के अराउंड 1955 और 1956 के टाइम के ऊपर जो आपका एलआईसी था, वो आपके 245 प्राइवेट ओन्ड कंपनीज के ऊपर टेक ओवर करता है, एंड कहीं ना कहीं इस तरह से एलआईसी काफी बड़ी एक एंटिटी बन जाती है। तो ये वाला टाइम याद रखना, 1955 और 56 का ये टाइम है जहां पर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने फाइनेंस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं, बहुत डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था। इवन आपका जो मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक था, वहां पर भी हमने पढ़ा था फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। 1980 के अंदर सेकंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। 1972 में ना आपकी जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, यहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को टेक ओवर किया जाता है। तो अपने आप में ना एक एल आई सी 1955-56 का बात हो गया, और 1972 में जो जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनका एक मेजर काम एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्या फर्क क्या है दोनों के अंदर। अरे नाम से पढ़ो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जब मैं बात करता हूं लाइफ इंश्योरेंस की, यहां पर क्या बात हो रही है, आपकी जिंदगी के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। एलआईसी का वादा क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो यहां पर क्या होता है ना, आपकी लाइफ के साथ साथ यहाँ पे डील किया जाता है कि आपके मान लो किसी पर्सन की लेट से डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के साथ डील करता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर और बहुत सारी चीजें आ गई, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ गई, आपका मोटर व्हीकल आ गया, आपकी फसलों की इंश्योरेंस हो गया। ये सारी क्या है, ये सारी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। तो ये फर्क होता है बिटवीन लाइफ एंड जनरल। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के बीच का जो फर्क था वो समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, इन टर्म्स को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपने टर्म पढ़ा, एक होल लाइफ पढ़ा, टर्म इंश्योरेंस पढ़ा, एंडोमेंट पढ़ा। ये टर्म्स थोड़े से ना जान लेते हैं, ऑल्दो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक बेसिक आइडिया अगर आपको पता लग जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा, टफ भी आएगा, आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। जब मैं बात करता हूँ ना होल लाइफ की, नाम में क्या है, होल लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी, तो यहाँ पर आपको जो कवरेज होता है ना,
पूरी ज़िंदगी के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब पूरी ज़िंदगी है तो कहीं न कहीं लंबी टाइम की पॉलिसी होगी, यहाँ पर 35 से 40 साल की आप यहाँ पे पॉलिसी देख पाओगे। तो होता क्या है ना, जब मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, एक तरह का जो भी आपने बेनिफिट तो उसके लिए मिलता ही है, उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ पैसे मिलते ही हैं। बट एट द सेम टाइम आपने जो भी पैसा सेविंग्स इकट्ठी करी थी, उसका भी जो कंपोनेंट इकट्ठा हुआ है ना, वहाँ का भी आपको एक सेविंग कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है, यहाँ डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, तभी मैं थोड़ा तेज़ी से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। एंडोमेंट के रिगार्डिंग क्या होता है? एंडोमेंट क्या होता है ना, एक तरह का एक स्पेसिफिक, यहाँ पे पहली बात तो समझो, ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। आपकी 10 से 20 साल की लगभग ये पॉलिसीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये 10 से 20 साल कंप्लीट हो गई, तो जो भी आपकी सेविंग्स थी ना, उनको वापस कर दिया जाएगा विद सम इंटरेस्ट, कि 20 साल हो गए, पर्सन की डेथ नहीं हुई है, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है ना? या फिर मान लो अगर डेथ हो जाती है, तब भी अकॉर्डिंगली 10 से 20 साल के अंदर पर्सन की डेथ होगी, तो उसको अकॉर्डिंगली तब भी कुछ पैसा मिल जाएगा उसकी फैमिली को। तो ये होता है एंडोमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए, होल लाइफ आपका लंबे समय के लिए होता है। ठीक है? ये कुछ पॉइंट भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें डेथ बेनिफिट भी होते हैं। डेथ बेनिफिट मतलब अगर पर्सन की डेथ हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ उसकी फैमिली को जो बेनिफिट्स मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो, यहाँ पे एंडोमेंट बेनिफिट्स भी आप देख पाओगे। ठीक है? बेसिकली जो आपके मैच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है? काफ़ी सारे लोग ना इनको एज अ सेविंग्स की तरह भी यूज़ करते हैं, कि इनकम टैक्स उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, राइट? मैच्योरिटी के बेनिफिट का होता है कि उतने पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। जैसे 10 से 20 साल की पॉलिसी थी, तो कुछ उसके बेनिफिट्स यहाँ पे दे दिए गए। तो ये कुछ फ़र्क आपको पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, दैट्स टर्म इंश्योरेंस। ये इनफैक्ट ना आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा। टर्म इंश्योरेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ठीक है? तो इसको देखना, टर्म इंश्योरेंस को। ऐसा कहा जाता है कि जो पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फैमिली है, ठीक है? एक फैमिली का ना कोई एक ही बंदा कमा रहा है, ठीक है? मान लो 4-5 लोगों की एक फैमिली थी, उसमें कमाने वाला बंदा था एक। इमेजिन करो कि कल को इस कमाने वाले बंदे की किसी भी कारण की वजह से डेथ हो जाती है, तो क्या हुआ? पूरी की पूरी फैमिली को अब कहाँ से खाना मिलेगा? कैसे वो अपना गुज़ारा चलाएँगे? मुश्किल आ जाती है। तो होता पता क्या है? कई बार ऐसे हमें देखने को मिला दुनिया भर में, कि जब एक फैमिली का जो ब्रेड अर्नर होता है ना, जब उसकी डेथ हो जाती है, कहीं न कहीं फैमिली के लिए कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, जहाँ पर एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो वहाँ पर ना अक्सर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, और अगर इस पर्सन की लेट्स से डेथ हो जाती है, तब उसकी फैमिली को ना एक ठीक-ठाक पैसा मिल जाएगा। उसकी फैमिली उसके डेथ के बाद अच्छे से, मतलब थोड़ा ठीक-ठाक तरह से कहीं न कहीं अपना गुज़ारा कर सकती है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है? आपकी एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस है, जहाँ पर एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको यहाँ पे कवर किया जाता है। मान लो आपको बोल दिया गया आपको 5 साल के लिए कवर किया जा रहा है। तो 5 साल के लिए कवर का मतलब आप पैसे दो, थोड़े बहुत छोटा प्रीमियम दो। थोड़ा-सा प्रीमियम होता है, इसके अंदर ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता। आपने थोड़ा-सा प्रीमियम दिया, अगर उन 5 साल के अंदर आपकी मृत्यु होगी ना, तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, जितना भी आपने अकॉर्डिंगली देखा हुआ होगा। ठीक है? अगर आपकी उस 5 साल के अंदर मृत्यु नहीं होती, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बेसिकली आपकी फैमिली को। गेटिंग इट? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकियों के केस में था कि आप थोड़ा उसको सेविंग्स की तरह यूज़ कर रहे थे। कल को अगर आपकी डेथ होती है या नहीं होती, कुछ आपको पैसा मिलता था उस केस के अंदर, जो हमने एंडोमेंट देखा और जो बाकी होल लाइफ इंश्योरेंस देखा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आप इंश्योर्ड हो। उस टर्म के अंदर आपकी डेथ हो जाती है, तब आपकी फैमिली को मिलता है, अदरवाइज़ नो मनी इज़ पेड टू योर फैमिली। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए आप इसको नहीं यूज़ करते। आप सिर्फ़ किसके लिए यूज़ करते हो? ताकि भैया कल को कोई दिक्कत ना आए, कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस ना आए, उसको टैकल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है? मैंने आपको बताया भी, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, जिनके ऊपर कहीं न कहीं ना, जिनके बहुत सारे डिपेंडेंट्स हो सकते हैं फैमिली के। ठीक है? ये बात भी सब समझ आ गया। एक यूलिप होता है। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर क्या होता है ना, यूलिप के अंदर, यहाँ पर आप जो पैसा है ना, वो इंश्योरेंस के अंदर तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी एक तरह का इन्वेस्टमेंट का भी टूल हो जाता है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, तो ये वो वाला प्रोडक्ट है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिनको इशू करती है, और साथ में इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अपने आप में काफ़ी होलिस्टिक प्लान हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुछ पैसा आपका जाता है इंश्योरेंस के अंदर, और कुछ पैसा आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे यूलिप के अंदर देखने को मिल जाएंगे।
मैं फिर से बता दूं, इनका एक बिल्कुल बेसिक आइडिया लेके चलना, बहुत डिटेल में जाओगे यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये वाली चीजें हमने समझ ली, लाइफ और जनरल की क्या क्या फर्क हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ और एग्जांपल देता हूं, आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, अब करंट अफेयर्स का लिंकेज है इसकी, अभी तक स्टैटिक पढ़ रहे थे, आयुष्मान भारत समझो। आयुष्मान भारत आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं ना आयुष्मान भारत की, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है। यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक तो है भैया जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिनको हम HWC बोलते हैं, उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो नए हैं उनको भी बनाया जाना चाहिए। यहां पर आप ध्यान में रखना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है आपके हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, ये होता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो आपके बाकी हेल्थ केयर हो गया, उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बेसिकली ना हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है। आपने सुना होगा ना कि लगभग 10 करोड़ परिवारों को यहां पर कवर किया गया है। कितना कवरेज होता है, एक साल में लगभग 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर यहाँ देखने को मिल जाता है। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 10 करोड़ के करीब करीब यहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनको एलिजिबल है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर को यहाँ पे कवरेज है। ठीक है, साथ ही साथ जो बेनिफिट्स होते हैं पोर्टेबल होते हैं, कैशलेस बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, यहाँ फैमिली मेंबर्स की कितनी लिमिट होनी चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली उस फैमिली के अंदर हो सकता है 6 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, वो कितना लिमिट नहीं है। तो एक आइडिया क्या है, 10 करोड़ फैमिली को कवर करना है। हम जनरली पता क्या करते हैं, एक फैमिली को 5 लोगों का परिवार मान के चलते हैं इंडिया के अंदर। तो लगभग आप कह सकते हो कि अगर 10 करोड़ फैमिलीज है ना, तो लगभग इंडिया के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। तो ये हो गया आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट्स भी है इसके रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई फैमिली साइज की लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी एंड साथ ही साथ आपका जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है उसको भी यहाँ पे कवरेज की गई है। ठीक है, फैमिली साइज एज लिमिट ये हम समझ गए, एंड बाकी पॉइंट्स भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इन अ सिमिलर वे, एक आपके मैंने बताया ना, आपकी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपकी क्या जाती है, आपकी क्रॉप इंश्योरेंस भी आ जाती है। तो जो हमारी सरकार की तरफ से जो स्कीम चल रही है PMFBY, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहां पर आपकी क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो रहा है, वो भी तो इंश्योरेंस के पार्ट में ही आई, बिल्कुल आई। ठीक है, होता पता क्या है, जैसे मान लो एक किसान है, किसान ने फसलें उगाई अपनी, अब कल को किसी भी कारण की वजह से फसल खराब हो सकती है। मान लो सूखा पड़ गया, मान लो बारिश ज़्यादा होगी, मान लो फ्लड्स आ गए, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी हुई, कहीं ना कहीं उसका लिंकेज क्या होगा, उससे आपकी जो फसल है ना वो खराब हो सकती है। तो किसान को क्या चाहिए, अपनी फसलों की सिक्योरिटी या फिर उसको फसलों की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। तो होता क्या है ना, इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से किसान को प्रीमियम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा पे करना है, एंड उसकी फसल इंश्योर्ड हो जाएगी। एंड साथ में ना कल को आप नोटिस करना, जैसे हमारे कुछ पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, कि आपने फसल को काट लिया, या सॉरी पोस्ट हार्वेस्ट जो आपका कुछ लॉसेस होते हैं, अगर उसके बाद भी आपकी फसल को कुछ नुकसान होता है, तो उसका कवरेज भी यहाँ पे है इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी करंट अफेयर्स के अंदर रहती है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। ध्यान क्या रखना है, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि आपके अलग अलग कंपोनेंट्स को यहाँ पे कवर किया जाए। ये पूरी आप डिटेल आप पढ़ भी सकते हो, बट एक बेसिक आइडिया आप पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर हम अपनी जो फसलें हैं ना उनको भी यहाँ पे कवरेज उसकी देख रहे हैं। थोड़ा मैं पॉइंट आपको बता दूं, एक्चुअल में ना आपको जब एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको 3 तरह की फसलें बताई थी। राबी क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने खारीफ क्रॉप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी आपकी जो हॉर्टिकल्चर है ना, मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। तो यहाँ पर ना आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि दरअसल में कितना परसेंटेज प्रीमियम हमारा जो होता है वो किसान पे करता है। तो जब हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की, तो लगभग 1.5% जो प्रीमियम होता है ना, वो सरकार के द्वारा सरकार नहीं, वो यहाँ पर किसान के द्वारा पे किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स के लिए नंबर हो जाता है ये 2%, वेर एज हॉर्टिकल्चर के लिए नंबर हो जाता है 5%। तो ये नंबर्स आप ध्यान में रखोगे। यूपीएससी क्या कर सकता है, वो आपको उल्टा कर सकता है कि खरीफ वाला इधर डाल दिया, राबी वाला इंटरचेंज कर दिया। तो आप ध्यान रखना, राबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर के लिए आपका 5% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप नोटिस करो, एक हमारा होता है, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, ये ईएसआई स्कीम है, इंप्लॉई इंश्योरेंस जो होती है। ठीक है, तो ईएसआई के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग हो गया, ठीक है,
एम्प्लॉय स्टेट्स हो गया, राइट, आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो गया, उनके लिए भी यहाँ पे कवरेज अलग अलग तरह की हमें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो ईएसआई आपने सुना होगा ना, तो यहाँ पर ईएसआई के अंदर भी आपके जो अलग अलग शॉप्स हैं, होटल्स के अंदर हो गया, ठीक है, सिनेमास के अंदर हो गया, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सारे भी ना, इनके लिए भी सरकार की तरफ से यहाँ पे इंश्योरेंस हमें देखने को मिल जाता है उन चीज़ों के लिए जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ईएसआई भी एक तरह से क्या है, ये भी इंश्योरेंस ही है। तो यहाँ पर ना कई बार, जैसे मैंने बताया ना, बहुत क्वेश्चन तो आए नहीं, पर यूपीएससी ने 2012 में एक बार क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ईएसआईसी जो थी, ठीक है, 30 जो एम्प्लॉयज़ की कवरेज होता है। तो यहाँ पर उसने पूछा था कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो प्योरली ये जो क्वेश्चन था ना, प्योरली करंट अफेयर्स के थ्रू यहाँ पे आंसर आप कर सकते थे। तो दरअसल में क्या होता है, आपके होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से बोल रहा हूँ, डोंट गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल ऑफ दिस, बट एक बेसिक आइडिया ही आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसके अलावा भी सर कुछ और टाइप की इंश्योरेंस होती है, बिल्कुल होती है। एक होता है आपका कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस। इसका क्या अर्थ है सर कैटास्ट्रॉफ का? कैटास्ट्रॉफ होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची ना हो, ठीक है ना? या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ अचानक से कुछ घटना होगी, उसके रिगार्डिंग कुछ इंश्योरेंस करवाते हो, तो उसका नाम हो गया कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस, ठीक है? कई बार डिजास्टर्स वगैरह के रिगार्डिंग हो जाता है। इसी तरह से इंश्योरेंस जो होती है एक्सपोर्ट की भी हो सकती है। आप चाहते हो कि इंडिया से कोई सामान आपका यूएस भेजना, तो रास्ते में उसकी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस भी होती है। आपके मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस हो गया, आपकी ज़मीन की कुछ टाइटल इंश्योरेंस हो सकती है। तो इस तरह के अलग अलग तरह की इंश्योरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ना एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि फिक्स्ड बेनिफिट क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है, कैशलेस क्या होता है, नॉन कैशलेस क्या होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो हमें जानना होगा। पहले आप एक चीज़ सोचो, फिक्स्ड बेनिफिट क्या मतलब होगा इस चीज़ का, फिक्स्ड बेनिफिट का? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ होती है ना, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। सर समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? मान लो मैं आपको बोलता हूं कि यार आपको ना, जैसे एक कोई पर्सन है, लेट से, इसको मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला कि भैया अगर तुझे ना कोई भी बीमारी हो जाएगी, मान लो ये एक्स बीमारी हो जाएगी आपको, तो अगर ये एक्स बीमारी हो जाती ना, तब आपको मैं 50 लाख रुपया दे दूंगा। क्या पॉइंट है मेरा कहने का, कि अगर इस बंदे को एक्स बीमारी होगी तो मैं इसको 50 लाख रुपए दे दूंगा। क्या है 50 लाख? एक फिक्स्ड अमाउंट है। अब मुझे नहीं पता कि एक्स बीमारी हुई, तो हो सकता है इसका हॉस्पिटल का खर्चा आया 5 लाख, तो क्या मैं 5 लाख दूंगा? नहीं, मैं फिक्स्ड दे रहा हूं ना, तो 50 लाख ही देना पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इस पर्टिकुलर बंदे को एक्स बीमारी होने के बाद इसका खर्चा कितना आएगा, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, वट। मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट बोला था कि 50 लाख मिलेगा अगर तुझे ये बीमारी हो जाती है, तो मैं कितने पैसे दूंगा इसको? 50 लाख। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड बेनिफिट। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करना इंडेमनिटी बेस की, यहां पर क्या होता है, आपको जो फायदा मिलता है या जो पैसे मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं मिलता आपको, फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता। उसकी जगह के ऊपर ना आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कि मान लो इस बंदे को बीमारी होगी, ठीक है, इसको बंदे को बीमारी हुई तो इसने इलाज कराया, मान लो इसका जो इलाज था वो 3 लाख रुपए में हुआ, तो यहां पर ना ये इंडेमनिटी वाले के अंदर इसको 3 लाख रुपए का, या इसको 3 लाख रुपए का जो इलाज हुआ है उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। यू गेट द डिफरेंस? फिक्स्ड अमाउंट में क्या हो रहा था, सिंपली ये चीज थी, मैं बोल रहा था कि अगर आपको बीमारी होगी तो मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि आप हॉस्पिटल जाते हो, कितना खर्चा होता है वहां पे, मैंने बोला था ना फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, तो उतना फिक्स्ड अमाउंट इसको दे दिया या उसका इलाज करा दिया, वट। पर इतना अमाउंट ये फिक्स रहेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। इंडेमनिटी वाले के अंदर क्या होता है, आपको ना जितना आपका इलाज के लिए खर्च आएगा उतना यहाँ पे खर्च किया जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर कोई लिमिट लगी हो। लिमिट किस तरह से? ऐसा हो सकता है कि आपकी कवरेज लेट से 10 लाख की है और आपका इलाज के ऊपर खर्च आ गया 12 लाख, तो क्या 12 लाख मिलेगा? नहीं, लिमिट 10 लाख की थी ना, तो आपको 10 लाख मिलेगा। इस तरह से ये फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी कैशलेस और नॉन कैशलेस तो आप जानते ही हो। कैशलेस के अंदर क्या हो गया, आप जो भी इलाज करवाओगे वो कैशलेस हो जाएगा, और बाकी नॉन कैशलेस के अंदर नॉन कैशलेस। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं एंड आई एम श्योर आप इनके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट्स हमें और डिस्कस करने हैं, दैट इज एक हो गया आपका री इंश्योरेंस का। इसका क्या अर्थ है सर, री इंश्योरेंस का? देखो मान लो यहां पर एक बंदा था, ठीक है, एक कोई, लेट्स से यहां पे कोई पर्सन है, ठीक है, इसकी गाड़ियां हैं, इसका घर है, इसका ऑफिस है, ठीक है।
अब ये बता क्या करता है, इन सभी की इंश्योरेंस करा लेता है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। कैसे करवाएगा इंश्योरेंस, कुछ प्रीमियम पे करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कल को कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसको कुछ बेनिफिट दे देगी। पर आप खुद सोचो, रिस्क किसके ऊपर आ गया, रिस्क पहले इसके ऊपर था, पर कहीं ना कहीं जैसे इसने इंश्योरेंस ले ली तो रिस्क इसके ऊपर आ गया। अरे कल को ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी के ऊपर, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है यही बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये आगे किसी और के साथ, किसी और तीसरी कंपनी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क को कम करने की कोशिश करेगा अपने रिस्क की, कि भैया क्या बोला इसने, कि भैया मेरा रिस्क था, मैंने रिस्क ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर, अब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है, कल को मेरी गाड़ी घर या ऑफिस के ऊपर कुछ भी दिक्कत आती है तो ये भरपाई करके देगी। पर ये कंपनी भी तो बहुत रिस्की होगी, तो इसने क्या किया, अपने रिस्क को कहीं आगे और ट्रांसफर कर दिया। ये क्या कर रहा था, कुछ इसको प्रीमियम दे रहा था, उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा ये आगे इसको दे देगा, तो कल को कोई दिक्कत इस कंपनी को आती है तो कहीं ना कहीं फिर ये री इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इसको पे करेगी। तो हो पता क्या रहा है, इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, री इंश्योरेंस। तो कोई आपसे पूछे कि भैया री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का भी आगे कहीं ना कहीं हम री इंश्योरेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरह से ये वर्क करता है। मीनिंग आपको मैंने समझा ही दिया कि रिस्क को कहीं ना ट्रांसफर किया जा रहा है, और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस कवर को बाय करती है आगे किसी तीसरे बिजनेस के, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी आपको भी मॉक्स देखोगे दोगे ना तो वहां पर आपसे ये पक्का पूछे जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्या चीजें हैं ये है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। फर्क समझना, जब मैं बात करता हूं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि भैया आपने कितना इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दिया डिवाइडेड बाय आपकी जो जीडीपी होती है। क्या बोला मैंने, आपकी जीडीपी आप जानते हो, आपके देश की कंट्री की जीडीपी कितनी है, बिल्कुल पता है हमें, और हम देख रहे हैं कि कंट्री के लोग कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, इससे पता लगेगा कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपको पता लग पाएगा कि हाँ यार देश तो आगे बढ़ रहा है, देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, पर क्या लोग एक्चुअल में इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बिल्कुल, पर क्या आपको लगता है आज भी इंडिया के अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत नंबर्स अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ये खराब नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर्स हमें ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के नंबर से हम कहीं ना कहीं पता कर पाएंगे कि लोगों की तरफ से कितना प्रीमियम पे किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा नंबर है वो है आपका इंश्योरेंस डेंसिटी का, ये क्या बताता है कि भैया आपने कितना प्रीमियम पे किया डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं ना, कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना प्रीमियम पे कर रहा है, ये इंश्योरेंस आपका डेंसिटी से पता लगेगा, ठीक है। तो डेंसिटी के अंदर क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं कि एक इंसान के हिसाब से, इसलिए पॉपुलेशन से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो दोनों में बीच में थोड़ा सा फर्क है, एंड आई होप आपको ये फर्क भी समझ आ गया होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले थे उन्होंने बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का, इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम है 3.76%, और इसको थोड़ा इंप्रूव करने की यहाँ पे जरूरत है। याद करो जब हम पढ़ रहे थे मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक, वहां पर हमने आईआरडीए के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, इवन हमने ना वहां पर एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जिक्र किया था, और वहां डिस्कस किया था क्या, कि कैसे ये काम करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और उसी टाइम के ऊपर मैंने बात करी थी कि यहाँ पर आईआरडीए का भी रोल है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, राइट। तो बेसिकली जैसे आरबीआई है आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए, आपका सेबी है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपके इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हमें आईआरडीआई देखने को मिल जाता है। एस्टैब्लिश तो देखो सेटअप हो गया था 1996 के अंदर, जब मल्होत्रा कमेटी ने इसके रिगार्डिंग अपनी रिकमेंडेशन दी थी, पर बाद में इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस कब आया, इसको इसके लिए लीगल स्टेटस कब आया, 1999 के अंदर। 2014 में इसका नाम, जो करंट नाम है इसका आईआरडीएआई, वो यहाँ पे रख दिया गया। अभी आज के समय के ऊपर इसके हेडक्वार्टर्स आपको तेलंगाना हैदराबाद के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके एक चेयरपर्सन हो गया, और साथ साथ 5 होल टाइम मेंबर्स और 4 आपके पार्ट टाइम मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आईआरडीआई का कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाता है। पॉइंट क्या है, पॉइंट कहीं ना कहीं यही है कि आपके जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले कंपनीज को आपको लाइसेंस देना हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देना हो, तो वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर हो जाता है, ठीक है ना, लोगों की कुछ शिकायतें हों उन शिकायतों का निपटारा किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देते टाइम क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे अपने नंबर्स को ठीक रखना है, ये सारी बातें इसके द्वारा करी जाती हैं। एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज बैंक का इंश्योरेंस। देखो कई बार ना क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बैंक भी होते हैं
जो बैंक इंश्योरेंस का काम करते हैं, वो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसी का नाम है बैंक अश्योरेंस। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बैंक अश्योरेंस। तो ये नाम को रिगार्डिंग आप डेफिनेटली इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, जो बैंक आपके इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। क्लियर है ये बातें? ठीक है, एक आखिरी बात है अब इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो है आपकी एफडीआई के रिगार्डिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो इंश्योरेंस आप नोटिस करो, इंश्योरेंस ना अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी देश की इकोनॉमी के लिए। अगर देश के लोग अपना यहाँ पे पैसा डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कल को उनको ना अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी उनको हेल्प करेगी। तो अगर कहीं इसके अंदर ना इंडिया का जितना पैसा होगा कहीं ना कहीं उतना अच्छी बात है। अगर बाहर की मान लो कोई कंपनी आती है तो एक्चुअल में हो सकता है ना कि यहाँ पे लोग अपना पैसा तो डाल दें, पर कल को उनको कुछ नुकसान होता है तो बाहर की कंपनी हो सकता है उनके लिए उतनी सहानुभूति ना दिखाए। उनके जब भी आपने देखा होगा ना, कई बार लोगों का नुकसान तो हो जाता है पर कंपनी वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, मतलब कॉमन चीज़ है इंडिया के अंदर। तो एक्चुअल में ना अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, हमने एफडीआई बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, पर धीरे धीरे हम इसको ओपन करते आ रहे हैं। और आज के समय के ऊपर पता क्या है, आज के समय के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर ना 74%, ठीक है ना, एफडीआई कितना है आपका, मैक्सिमम कितना हो सकता है 74% यहाँ पे आप देख पाओगे। पहले ये नंबर हुआ करता था 49%, पर लगभग 1 से 2 साल पहले इस नंबर को बढ़ाकर 74% आपको अलाउ कर दिया गया। तो कोई आपसे पूछे कि भैया एफडीआई कितना अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, आप क्या बोलोगे, सर 74% अलाउड है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे 100% क्या लिखा हुआ है। देखो समझने की कोशिश करना, एक होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, जो आपके लिए इंश्योरेंस करके दे रही हैं, वो क्या है, उसके लिए एफडीआई कितना है 74%। पर एक बीच वाले होते हैं, बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए मतलब जैसे आपने ये पॉलिसी बाजार सुना होगा, पॉलिसी बाजार सुना है, पॉलिसी बाजार की खुद की थोड़ी पॉलिसीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं इंश्योरेंस कंपनी को और लोगों को। गेटिंग इट? तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर तो एफडीआई 74% ही है, 74% ही है, पर ये जो बीच में इंश्योरेंस के इंटरमीडिएट्स है ना, यहां पर जो एफडीआई हो सकता है दैट इज 100%। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो है आपका एफडीआई लिमिट क्या है, दैट इज 74%। इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के लिए कितना है आपका 100%। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब ना हमने पिछले चैप्टर्स हमने पढ़े, जब एफडीआई के बारे में हमने और भी पढ़ा था, तो हमने इसका डिस्कस किया था कि एफडीआई ज्यादा होने से क्या फायदे होते हैं, राइट। तो वही सारे फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एफडीआई को बढ़ाओगे, कहीं ना बहुत सारे नई कंपनीज यहाँ पे आएंगी, उससे हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे थे, इंश्योरेंस और जो चीज़ों की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे इस चीज़ के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, नया नया इनोवेशन भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पर कई बार ना लोग बोलते हैं ना इससे कुछ इश्यूज भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब आप इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर इतने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ओपन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है ना वो आपकी फॉरेन हैंड्स के अंदर चलेगी। तो वो जैसा चाहेंगे कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, वो एक इशू रहता है। कल को हो सकता है कि आपका नुकसान हो गया और आप कंपनी को बोलो कि भैया हमें पैसे दे, तो कंपनी कई बार हो सकता है मना कर दे कि बाहर का पैसा लगा हुआ है, तो क्लेम रेशो यहाँ पे हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए। क्योंकि आप खुद सोचो, बाहर से कंपनी इंश्योरेंस आपको देने इसलिए थोड़ी आ रही है कि आपके भलाई के लिए आ रही हो, वो अपना पैसा कमाना चाहती है, अपना फायदा देख रही है, इसलिए हो सकता है ना। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इससे क्लेम रेशो इंपैक्ट हो जाए, टैक्सेशन के इश्यूज आ सकते हैं। कई बार इसके ना जब ये 49 से 74% किया गया, उस टाइम सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। बाकी जो पैसा इकट्ठा किया आपने, जो पैसा डाला, जो आपने प्रीमियम पे किया इस पर्टिकुलर कंपनी को, हो सकता है कंपनी कहीं ऐसी जगह पे लगा दे जो कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो, उससे हो सकता है आपने जो पैसा लगाया उसका नुकसान हो जाए। गेटिंग इट? तो ये सारे कुछ कंसर्न्स रहते हैं विद रिगार्ड्स टू आपका इंश्योरेंस सेक्टर। गेटिंग इट? तो ये सारा इंश्योरेंस सेक्टर था जो हमने काफी डिटेल में समझा। इसके अलावा ना देखो आपकी बुक के अंदर ना कुछ और भी चीजें दे रखी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक तो थोड़ा लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में ना थोड़ा सा डिस्कशन है। अब ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, ये एक्चुअल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फिर से दे रखा है। तो इसको बेटर यही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको डील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दोनों की यहाँ पे साथ में ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे कुछ थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स आपके स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग हो गया, या इस तरह की चीज़ें हैं। पर कहीं ना ये मुद्दे आपके प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इंश्योर पता क्या करना है कि आप एक साल पिछले करंट अफेयर्स देखो। अगर उस टाइम के ऊपर कुछ भी स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग आता है तो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली बाकी जो चीजें भी हमने पढ़ी ना, चाहे टूरिज्म हो गया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया,
उन सभी चीज़ों के लिए भी ना आपको अपने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर ना, ये स्टैटिक कम और करंट अफेयर रेलेवेंट ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो मेक श्योर करो कि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज तो करो ही करो, बट साथ में अपने करंट अफेयर्स भी अच्छे से वर्क करते रहो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था, सर्विस सेक्टर, वो भी अपने आप में कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर इसी तरह से मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट थर्सडे को, जहां पर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, उसको डिस्कस करेंगे। बट प्लीज इंश्योर कीजिए कि करंट अफेयर्स देखते रहिए एंड साथ में ही आपका जो रिवीजन है उसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।